गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स 2, जो कि आप लोग को 7 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें बुक की तो KR अरोड़ा आप बुक प्रेफर करिएगा। इसके लिए सारा टॉपिक आप लोग को एक एक टॉपिक उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है, देखिए सॉइल मैकेनिक्स 2 है ना, तो सॉइल मैकेनिक्स 1 और 2 दोनों है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इस टॉपिक्स के लिए बुक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, उसके अंदर ये आप लोग इसमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस का कि आप लोग को सॉइल मैकेनिक्स 2 में क्या क्या सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू डिटरमाइन अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट सॉइल मैकेनिक्स 2 पढ़ रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले आप लोग का काम क्या है कि सॉइल मैकेनिक्स 1 का आप लोग क्या करें, प्रॉपर्टीज पढ़ लें। सॉइल मैकेनिक्स 1 का जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, ठीक है ना, वो आप लोग को, जैसे कि स्टार्टिंग जो होता है सॉइल 3 फेज डायग्राम, सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है ना 3 फेज डायग्राम से, तो 3 फेज डायग्राम आप लोग को एटलीस्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। जो जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बात करें क्या कि आप लोग सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ये पढ़ सकते हैं वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब चीज हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आप लोग के सिलेबस में है। और हम ये समझते हैं कि आप लोग जब सॉइल मैकेनिक्स 2 पढ़ रहे हैं तो आप 1 आपको आता होगा। ठीक है, ये हम समझ करके यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे। और एक और बात कि अगर जो 1 का यूज जहां जहां है वो तो हम बताएंगे, साथ में वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे क्लियरली, लेकिन मेरा आप लोग ये बात मानिए तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। सिर्फ वही चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आप लोग का 3 फेज डायग्राम, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, 3 फेज डायग्राम को पूरा क्लियरली एकदम समझ लेना है, क्या क्या 3 फेज डायग्राम में क्या 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 कौन सा टर्म क्या है। उसके बाद वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है। इसके बाद आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, तो ये सारा कुछ पहले क्लियर हो जाना चाहिए। टोटल 8-9 जो टॉपिक है वो पूरा आप लोग के पास क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ये स्टार्ट करते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज है मेन, वो हम डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग बता देंगे, लेकिन आप लोग को अगर समझने की बात करते हैं तो समझने के लिए आपको वो एक बार रिवाइज करिएगा तो ज्यादा यहां समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए, और आप लोग का जैसे कि अब पहला ही टॉपिक बोल रहे हैं कि सॉइल मैकेनिक्स टू डिटरमाइन अर्थ प्रेशर, अब इसके अंदर हम डायरेक्ट डेंसिटी यूज करेंगे। मान के चलिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि हम इसमें डायरेक्ट आप लोग को गामा यूज करेंगे। मान के चलिए ये गामा है, हो सकता है गामा, अब हम बोल रहे हैं कि गामा ड्राई, अब गामा ड्राई हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो गामा ड्राई क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड ये क्या होता है, गामा सैचुरेटेड ये क्या होता है। तो ये सब चीज आप लोगों को डायरेक्टली यहां यूज किया जाएगा और ये पूरा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको रिवाइज करना है कि अगर यहाँ पे है गामा, सिंपल क्या होता है, गामा होता है डेंसिटी, गामा होता है डेंसिटी, या वो भी कौन सा है, डेंसिटी ड्राई का केस में। ये क्या होता है, ये भी होता है डेंसिटी सबमर्ज्ड के केस में, और डेंसिटी सैचुरेटेड के केस में। तो आप लोग सिंपल डेंसिटी क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ही ना होता है वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम, अगर मिट्टी सूखा है, ड्राई केस में है, तो ड्राई का मिट्टी का वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है क्या, डेंसिटी ड्राई। तो गामा ड्राई क्या कहते हैं, ड्राई का वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सबमर्ज्ड क्या होता है कि जो मिट्टी पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड। कोई ऐसा सॉइल है जो पूरा भीगा हुआ है, सारे वॉइड्स पानी से फिलअप हैं, तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड कंडीशन, तो उस कंडीशन में वेट बाय वॉल्यूम गामा सैचुरेटेड। तो हम ये कह रहे हैं क्या कि इन सारे कंडीशन में क्या सॉइल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो सॉइल अलग भी हो सकता है और सेम सॉइल का ये वैल्यूज भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर कोई एक सॉइल है, उसी को हम ड्राई कंडीशन में वेट बाय वॉल्यूम, सेम सॉइल को पूरा पानी से डुबा दिए हैं, उसका वेट बाय वॉल्यूम, सेम सॉइल के सारे वॉइड्स में पानी भर दिए हैं, उसका वेट बाय वॉल्यूम गामा सेट। तो मतलब सेम सॉइल का आप तीनों अलग अलग वैल्यू होता है।
तो हम बस एक एग्जांपल बता रहे हैं कि हम अगर डायरेक्ट गामा यूज कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग एक बार रिवाइज करिए, और ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये टॉपिक जब भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अब आपको पूरा सॉइल नहीं पढ़ना है, पूरा जो सॉइल 1 हम बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो फर्स्ट यूनिट था आप लोग का, बस वो पढ़ना है, जिसमें 3 फेज डायग्राम से स्टार्ट होता है सारा कुछ, थिक्सोट्रॉपिक ये सारा कुछ आता है उसमें। फिर जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ 1 में ही है, ठीक है ना, सारा कुछ 1 में ही है। लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो होता है पहला चैप्टर में जितना प्रॉपर्टी, वो सारा कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियोस स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू डिटरमाइन अर्थ प्रेशर। मतलब पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये अर्थ प्रेशर टोटल 3 टाइप के होते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, अर्थ प्रेशर एट एक्टिव कंडीशन, अर्थ प्रेशर एट पैसिव कंडीशन, ठीक है। तो इन तीनों के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आप लोगों को सिलेबस में ही दे रखा है क्या, कि अगर ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद बच्चे को क्या समझ में आ जाना चाहिए कि शुड बी एबल टू डिजाइन रिटेनिंग वॉल सब्जेक्टेड टू वेरियस लोड विथ नॉलेज ऑफ अर्थ प्रेशर थ्योरी, ठीक है ना, ये आपको सिलेबस में लिखा है। मतलब कि आप लोगों को डिजाइन करने आना चाहिए, अर्थ प्रेशर का जितना भी प्रेशर लग रहा है, जिस टाइप का, जितने भी तरीके हो सकते हैं, वो सारे केसेस हम पढ़ेंगे, और उसी के बेस्ड पे, ये अर्थ प्रेशर के बेस्ड पे आपका रिटेनिंग वॉल का डिजाइन होता है। सेकंड जो टॉपिक है, एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग, डिजाइन किसके लिए होता है, अर्थ प्रेशर पे डिजाइन होता है। मतलब क्या हो रहा है कि मान के चलिए कि ये है आपका रिटेनिंग वॉल, तो रिटेनिंग वॉल तब बनाएंगे, ये रिटेनिंग वॉल क्या होता है कि एक ऐसा दीवार जो मिट्टी के लोड को बियर कर रहा है, ठीक है ना, अपने बैकफिल में, मतलब अपने पीछे, बैकफिल कहा जाता है, अपने पीछे जो मटेरियल है वो क्या है, सॉइल है, वो क्या है, सॉइल है, इसके पीछे जो मटेरियल है वो क्या है, सॉइल है। तो ये सॉइल इस दीवार पे कितना प्रेशर लगा रहा है, तो वो सॉइल जितना भी प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को कहते हैं अर्थ प्रेशर, ठीक है। और ये प्रेशर अगर हमें पता चल जाए, कि भाई ये कितना प्रेशर लगा रहा है, उस हिसाब से हम इसका डिजाइन करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल तभी पढ़ पाएंगे जब हमें पता चले कि आखिर एक्चुअल में प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है। ये मिट्टी इस दीवार पे प्रेशर कितना लगा रहा है, और कौन से स्टेट में ये दीवार है, मतलब ये दीवार रेस्ट कंडीशन पे है, ये दीवार एक्टिव कंडीशन पे है, या ये दीवार पैसिव कंडीशन पे है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ एनालिसिस हम लोग फर्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिजाइनिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे रिटेनिंग वॉल पे। तो ये दोनों टॉपिक क्या हो जाता है आप लोग का, एकदम इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या डिपेंडेंट है ये दोनों आपस में, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहां एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि सॉइल इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये कंडीशन कहां दिखने को मिलता है। जैसे कि कोई पहाड़ है, आपको पहाड़ के में रास्ता बनाना है, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया जाता है ना, तो आपने क्या किया कि इसको कट किया, पहाड़ को काटा और क्या बनाया, रास्ता बनाया, ये रोड बना दिया यहाँ पे, ठीक है, पहाड़ को काट के रोड बना दिया। तो यहां का जो रॉक है, रॉक भी सॉइल होता है ना, रॉक को भी सॉइल कहते हैं। तो ये जो मिट्टी है, इतना प्रेशर लगाए कि ढह जाएगा, ठीक है ना, तो ढह ना जाए इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहां एक दीवार बना देते हैं, और इस दीवार को क्या कहते हैं, रिटेनिंग वॉल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम दीवार बनाए नहीं है, अभी दीवार नहीं बना है, और हम ये सोच रहे हैं क्या कि यहां का मिट्टी कितना प्रेशर लगा रहा होगा। अभी हम दीवार नहीं बनाए, अभी हमें पता ही नहीं है ना कि कितना फोर्स लगा रहा है, कितना इसमें प्रेशर लगाएगा। तो कितना प्रेशर लगाएगा ये हम लोग पेपर पे सॉल्व करते हैं। पहले पेपर पे सॉल्व कर लिए कि कितना भाई प्रेशर आ रहा है, जितना भी प्रेशर आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो दीवार और मोटा बनाएंगे, उस हिसाब से बनाएंगे कि फेलियर ना हो, यही ना।
तो हम जो दीवार बना रहे हैं वो इसके प्रेशर के बेस्ड पे है ना। अगर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि कोई प्रेशर ही ना लगे, कोई प्रेशर ना लगे, जीरो प्रेशर लगे। क्यों लगेगा जीरो प्रेशर? क्योंकि यहां का सॉइल आपस में कोहेसिव फोर्स है, आपस में पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जब आपस में पकड़ के रखा हुआ है तो ढह जाने का कोई केस नहीं आता है कि मिट्टी यहां से ढह गया, ऐसा कोई केस नहीं आ रहा है। मतलब ये जो स्लोप है वो स्टेबल है। तो हमें दीवार बनाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, ठीक है ना। अगर दीवार बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब फॉर सेफ्टी एक पार्टीशन के लिए, तो छोटा सा एक दीवार पार्टीशन वॉल टाइप बना दीजिए, ठीक है। जब वो कब बनाएंगे? जब इसमें कोहेजन फोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब आपस में चिपका हुआ है, इसको ढहने का कोई मतलब ऐसा केस नहीं आ रहा है, तो हम नहीं बनाएंगे। तो ये चीज तो हमको कैलकुलेट करना होगा ना कि किस टाइप का ये सॉइल है, और उस टाइप के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं अर्थ प्रेशर का। अब ये तो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, अगर गलती से यहां पे पानी वाटर लेवल आ गया, वाटर लेवल का क्या केस हो सकता है, कितना प्रेशर लगाएगा? तो मतलब कहा जा रहा है कि सारे केसेस हम लोग अर्थ प्रेशर से रिलेटेड सारा केसेस पढ़ लेंगे, और हर केस में हम लोग क्या निकालेंगे, वही एक्टिव प्रेशर हम लोग निकालेंगे। पैसिव प्रेशर निकालना हो, एक्टिव प्रेशर निकालना हो, न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व होगा। तो पहला यूनिट और दूसरा, पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक में पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। कि हम लोग ये दीवार बना रहे हैं, ये दीवार पे पहले से पता चल जाएगा कितना फोर्स आ रहा है, उस हिसाब से ना हम रिटेनिंग वॉल का साइज देंगे, लेंथ कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, डेप्थ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल जाता है, तीन केस पता है, हमने आपको बात किया है क्या, तीन ही केस हो सकता है। एक तो हो सकता है एक्टिव, एक होता है रेस्ट, और एक होता है पैसिव। तीन ही केस हो सकता है, ठीक है। एक्टिव हो सकता है, रेस्ट कंडीशन हो सकता है, पैसिव कंडीशन हो सकता है। एक्टिव का यह मतलब होता है कि आपका जो दीवार है, ये जो दीवार है वो अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है। मतलब जो बैकफिल इसको कहते हैं बैकफिल। ये बैकफिल से दूर जा रहा है। जब ये दूर जा रहा है तो ये क्या होता है, एक्टिव कंडीशन। ये जनरली यही आपको देखने को मिलता है कि दूर जा रहा है। रेस्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि ना ये उस तरफ जा रहा है ना इधर आ रहा है, ये चुपचाप स्थिर खड़ा है, तो वो हो गया रेस्ट कंडीशन। पैसिव कंडीशन क्या होता है कि जब दीवार मिट्टी के तरफ जा रहा हो, जब दीवार मिट्टी के तरफ जा रहा हो, तो ये कंडीशन आप देखे कहां हैं, ये तो आपको नहीं दिख रहा है, ऐसा आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, शीट पाइल में। जब शीट पाइल पढ़ेंगे उस टाइम ये कंडीशन आएगा, और इस पे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपने क्या किया कि यही दीवार बनाया और इसको हम लोग इंबेड कर दिए ग्राउंड के अंदर तक लेके गए, ठीक है। ये हम अंदर तक इस सॉइल को लेके गए, इसी को हम बाहर अभी ये करते हैं। ये जैसे दीवार था, और आपने क्या बनाया, यहां रोड बना दिया, यहां रोड बना दिया। मतलब यहां सॉइल है, यहां भी सॉइल है, यहां भी सॉइल है ना। ध्यान से समझिएगा, ये दीवार है, तो हमने बोला क्या कि ये इधर का मिट्टी इसको धक्का दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो क्या चाहेगा, इधर आना चाहेगा ना, ये इधर आना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे आना चाहेगा, ये ऐसे आना चाहेगा। तो अब हमें बताइए कि ये ए बी सी, तो ए बी तक क्या हो रहा है, एक्टिव कंडीशन हो रहा है। ए बी में एक्टिव कंडीशन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बीसी में अगर इसको लिख दे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख दे राइट हैंड साइड, तो बीसी में राइट हैंड साइड में अब यहीं जा रहा है ना, इधर भी एक्टिव कंडीशन हो जाएगा। लेकिन बीसी में लेफ्ट हैंड साइड में दीवार तो मिट्टी के तरफ आ रहा है ना, समझिएगा। ये डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा कोई टॉपिक यहां पे ऐसा नहीं है जिससे न्यूमेरिकल नहीं आता हो, ठीक है। न्यूमेरिकल इससे बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए आप लोग को ध्यान समझना पड़ेगा कि शीट पाइल दीवार, एक तो क्या हो रहा है कि इधर तो एक्टिव कंडीशन आ रहा है और इधर क्या हो रहा है, पैसिव कंडीशन भी आ रहा है। तो अगर आप पैसिव कंडीशन नहीं पढ़िएगा, ठीक है, पैसिव नहीं पढ़िएगा, तो यहां का एनालिसिस कैसे कर पाइएगा। और इसका एनालिसिस के बेस्ड पे हमें यह पता चल जाता है कि कितना गहरा हम इसको इंबेड करें ग्राउंड सरफेस में।
इससे हम लोग डेप्थ निकालते हैं, वो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत इजी, कि सेफेस्ट डेप्थ क्या है, कि हम कितना गहरा तक लेके जाएं। तो एनालिसिस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स में ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या मेन इसमें आ गया कि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में डिवाइस करना है कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और साथ में आप लोग को न्यूमेरिकल भी इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को यहाँ पे हो गया कि रिटेनिंग वॉल और सॉइल मैकेनिक्स डिटरमाइन अर्थ प्रेशर, ये दोनों टॉपिक आप लोग का हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि एनालिसिस ऑफ कट्स एंड एक्सकवेशन। ठीक है, कट्स एंड एक्सकवेशन ये भी बेस्ड है क्या अर्थ प्रेशर पे। ठीक है ना, ये भी बेस्ड है क्या अर्थ प्रेशर पे। तो कैसे भाई, अब बात करते हैं क्या कि कितना हम मिट्टी को काटें, कितना एक्सकवेशन करें, कितना हम एक्सकवेशन करें कि हमारा सेफ रहे, हम लोग क्या करें सेफ रहें। तो अब हम बात करते हैं क्या कि यहां पे मायने रखता है टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल हमारा यहाँ पे बहुत मायने रखता है। दो टाइप का अगर सॉइल यहाँ पे पढ़ें तो एक तो होता है टाइप कोहेसिव सॉइल, एक होता है कोहेजन लेस सॉइल। तो कोहेसिव सॉइल में क्या होता है कि क्ले, एग्जांपल क्या है क्ले, और कोहेजन लेस सॉइल का एग्जांपल क्या कहते हैं सैंड। ठीक है, तो कोहेजन लेस सॉइल में कहते हैं क्या कि अगर हम सैंड को ऐसे जोर से मुट्ठी में पकड़ें और हम छोड़ें तो क्या वो आपस में चिपकेगा? नहीं, उसमें कोहेजन नहीं है, कोहेजन फोर्स नहीं है, वो क्या हो जाएगा बिखर जाएगा। लेकिन अगर हम क्ले को उठाते हैं, मतलब कोहेसिव सॉइल को पकड़ के हाथ में मुट्ठी में पकड़ते हैं और छोड़ते हैं तो वो आपस में चिपका हुआ रहता है, ड्यू टू क्या कोहेसिव फोर्स। तो हम ये बता रहे हैं कि हम करें क्या, एक्सकवेशन करना स्टार्ट किए, मतलब गड्ढा करना स्टार्ट किए। तो गड्ढा जब करेंगे, अगर मान के चलिए कि सॉइल क्या है कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, तो आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा गड्ढा करके मिट्टी हटाइएगा, तो फिर क्या हो जाएगा सैंड आपस में क्या होगा फिर एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है ना, पूरा 100% नहीं करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि ढहना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप गड्ढा, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं कर सकते, किसमें कोहेजन लेस सॉइल में। आपको गड्ढा अगर करना है तो आप दीवार बनाना पड़ेगा, आपको क्या करना होगा दीवार बनाना होगा कि यहां का सॉइल और यहां का सॉइल को रोक सके। यहां दोनों तरफ का सॉइल को रोकने के लिए आपको दीवार बनाना पड़ेगा, और इस दीवार को क्या कहेंगे फिर से, इस दीवार को फिर से क्या कहा जाएगा, रिटेनिंग वॉल कहा जाएगा। ठीक है, तो अब आप कितना कट्स कर रहे हैं, कितना एक्सकवेशन कर रहे हैं। अब एक्सकवेशन का क्या होता है कि कोहेजन लेस पे तो हमें पता चल गया कि क्या रिटेनिंग वॉल देना होगा, लेकिन कोहेसिव सॉइल रहे तो कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ तक हम लोगों को दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डेप्थ पर दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम एक पर्टिकुलर डेप्थ तो नहीं बता सकते हैं ना किसी को, कोई ठेकेदार पूछा कि भाई कितना गड्ढा कर सकते हैं, तो हम पर्टिकुलर डेप्थ तो नहीं बोल सकते हैं, उसको तो एग्जैक्ट बताना होगा मीटर में। तो हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए कि कितना डेप्थ तक आखिर हम लोग क्या करेंगे कि गड्ढा कर सकते हैं कि जब हमें रिटेनिंग वॉल का जरूरत ना पड़े और दीवार और जो मिट्टी है वो ढहे भी ना और क्या हो ऐसे स्टेबल रहे। तो भाई कितना डेप्थ तक दिया जा सकता है, कितना डेप्थ तक आप गड्ढा कर सकते हैं, तो उसका एनालिसिस, ठीक है ना, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे कि कितना एक्सकेवेशन कर सकते हैं। और ये टोटल डिपेंड करता है क्या कि कितना कोहेसिव फोर्स है। अब भाई जरूरी थोड़ी ना कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव सॉइल है तो उसमें कोई मात्रा जैसे सिल्ट का नहीं मिला हुआ हो, ठीक है ना। तो 100% अगर प्योर कोहेसिव सॉइल रहेगा उसका अलग कंडीशन होगा। वो सारा डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ कोहेजन सी, ठीक है ना, वैल्यू जो सी का मतलब आखिर हम आपको बता रहे हैं क्या कि अगर नॉर्मल कोई ग्राउंड सरफेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है आपका, ठीक है, ग्राउंड सरफेस, इसके नीचे सब सॉइल है, ठीक है ना, नीचे सॉइल है। आपने क्या किया कि थोड़ा सा गड्ढा किया, मान के चलिए थोड़ा गड्ढा किया, तो हमने यहां का मिट्टी, यहां का सॉइल और यहां का सॉइल इधर नहीं ढह रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें शियर में स्ट्रेंथ है।
आप लोग को एक टॉपिक भी है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में पढ़ेंगे वो चीज, कि आपका स्ट्रेंथ सॉइल के पास स्ट्रेंथ है। तो अगर हम पूछें कि आखिर सॉइल को स्ट्रेंथ मिलता किस वजह से है, ठीक है ना, सॉइल को जो स्ट्रेंथ मिल रहा है कि हम गड्ढा किए लेकिन इधर इधर का मिट्टी ढाया नहीं रहा है, तो आखिर स्ट्रेंथ किस वजह से है। एक चीज तो आपको समझ में आया कि कोहेजन, कि आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है मिट्टी हर पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, उसको कहते हैं कोहेजन। एक तो कोहेजन के वजह से, दूसरा होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है ना, इसी को फाई कहते हैं, फाई, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं? फाई। तो मेन जो हमारा स्ट्रेंथ है वो क्या होता है? सी कोहेजन के वजह से और फाई के वजह से, सी और फाई। तो अगर प्योर कोहेसिव सॉइल रहेगा तो उसमें प्योर कोहेसिव सॉइल रहेगा तो कोहेजन सी का तो वैल्यू होगा लेकिन फाई का वैल्यू 0 होगा। कोहेसिव फोर्स तो पूरा होगा इसके अंदर, फाई का वैल्यू 0 होगा। प्योर कोहेजन लेस सॉइल है तो कोहेजन का वैल्यू 0 होगा और फाई का वैल्यू सब जो भी स्ट्रेंथ होगा फाई की वजह से होगा, ठीक है। और अगर बाय द वे हम बात करें कि इसमें सैंड हो प्लस क्ले हो प्लस सिल्ट हो तो उसमें क्या होगा? कोहेजन भी होगा और फाई भी होगा, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे? सीफाई सॉइल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसमें कोहेजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्ट्रेंथ किसके वजह से? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, मतलब पार्टिकल आपस में फंसा हुआ है। तो सैंड में जो स्ट्रेंथ होता है वो सिर्फ फाई के वजह से होता है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मतलब पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन के वजह से जो स्ट्रेंथ मिल रहा है वो उसके वजह से होता है, ठीक है। कोहेजन नहीं होता इसके अंदर। तो हम बोले कि अगर थोड़ा सा गड्ढा किए हैं, अगर नहीं टूट रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर या तो कोहेजन होगा या तो फाई होगा या तो दोनों होगा, अब डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे, ठीक है। तो यही चीज है क्या कि कितना आखिर एक्सकेवेशन करें तो आप लोग क्या कर सकते हैं? सेफ रख सकते हैं। तो इसका एनालिसिस हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट है क्या? शीट पाइल, ठीक है ना। शीट पाइल क्या होता है कि लोहे का बना हुआ रहता है शीट पाइल, और अगर वही सारा कुछ पाइल, अब शीट पाइल का काम क्या है? काम यही है, एक तो रिटेनिंग वॉल की तरह काम करता है, ठीक है, मिट्टी को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए। अब शीट पाइल, बहुत सारा शीट पाइल को जोड़ के एक वॉल बन जाता है, दीवार, और उसी को क्या कहते हैं? शीट पाइल वॉल। इस पे भी आप लोग को न्यूमेरिकल आता है। तो शीट पाइल वॉल क्या होता है? बहुत सारा शीट पाइल को जोड़ करके एक दीवार बनाया जाता है, उस दीवार को क्या कहते हैं? शीट पाइल वॉल, ठीक है ना। अब वो अलग अलग पाइल को जोड़ के बनते हैं, जैसे कि आप लोग को ग्राउंड मतलब मिट्टी के पानी के अंदर आप लोगों को क्या करना है? कंक्रीटिंग करना है, ठीक है ना। कंक्रीटिंग करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि शीट पाइल वॉल ऐसे सर्कुलर टाइप में बना देते हैं, शीट पाइल वॉल। फिर उसको क्या करते हैं? इंबेड कर देते हैं ग्राउंड तक, ठीक है ना। ग्राउंड तक लेके गए उसको, ठीक है ना, वहां पे फिर उसके अंदर का पूरा पानी निकालते हैं, पूरा अंदर के बीच का पानी पूरा निकाल दिए। तो अब वो जो दीवार है, दीवार में बीच में तो खाली है, कुछ नहीं है, और साइड से प्रेशर किसका आ रहा है? पानी का आ रहा है। तो ये वॉल उस टाइम क्या रिटेन कर रहा है? चलिए यहां पे रिटेनिंग वॉल में हम बोले कि ये मिट्टी को रिटेन कर रहा है। यहां पे शीट पाइल क्या रिटेन कर रहा है उस सिचुएशन में? पानी को रिटेन कर रहा है। मतलब अब इसके लिए क्या है? बैकफिल में वाटर है, वाटर इसको प्रेशर लगा रहा है और ये क्या हुआ है? उसको झेल रहा है। अगर मिट्टी के केस में लगा दिए तो बैकफिल में क्या है? मिट्टी, और कितना प्रेशर झेल रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। शीट पाइल का न्यूमेरिकल भी अभी करेंगे, ठीक है। तो शीट पाइल में सिंपली कि आप लोगों को अर्थ प्रेशर की जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। और शीट पाइल के केस में ही हमने आपको बोला है क्या कि एक दीवार है, अभी इस पे ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है कि हम लोग यहां पे रोड बना दिए, यहां पे सॉइल है, यहां सॉइल है, यहां सॉइल है, समझ रहे ना। तो ये शीट पाइल, ये जो शीट पाइल है वो ग्राउंड सरफेस के कितना हम ग्राउंड तक लेके जाएं, कितना इंबेडेड करे कि ये टूटे ना, ये सेफली टिका रहे। तो ये जो डेप्थ है डी, ये डेप्थ जो डी है इसका डिजाइनिंग करना,
कि भाई कितना गहराई रखा जाए। तो ये डेप्थ का डिजाइनिंग तब होगा जब आप लोग को सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल। कैसे होता है कि यहां से यहां तक का केस एक्टिव केस है, यहां से यहां तक केस क्या है, एक्टिव केस है, क्योंकि यहां का दीवार इधर जाएगा, अवे फ्रॉम द बैकफिल जाएगा। अगर ये अवे फ्रॉम द बैकफिल जाना चाहेगा तो इधर जो सॉइल हो जाएगा कि इसके तरफ दीवार, अगर ये ऐसे जाना चाहेगा मान के चलिए, ठीक है ना, तो ये इधर आ गया तो ये दीवार तो उधर चला जाएगा ना। तो इस सॉइल के लिए तो ये बैकफिल के तरफ आ रहा है ना मिट्टी। क्या होता है, एक तो होता है अवे फ्रॉम द बैकफिल, एक होता है टुवर्ड्स द बैकफिल। तो टुवर्ड्स द बैकफिल, तो यहां पे दीवार के तरफ जा, मतलब मिट्टी के तरफ जा रहा है, तो यहां पैसिव कंडीशन हो गया ना। यहां पे क्या कंडीशन हो गया, पैसिव। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो पैसिव और एक्टिव का न्यूमेरिकल यहां सीखिएगा आप लोग अर्थ प्रेशर पे, ठीक है। तब जाकर के सीट पाइल का आप डिजाइन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, सीट पाइल का केस। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन इन सॉइल मैकेनिक्स। क्या क्या हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। सबसे बड़ी बात क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक पे एक अलग ही इसका कहानी स्टार्ट हो जाएगा, और टोटली डिपेंड किस पे करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, कि भाई जो आप स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन से, जैसे कि ट्रेन का पटरी होता है, ठीक है ना। ट्रेन के पटरी पे दोनों तरफ आप लोग का क्या होता है कि स्लोप बनाया जाता है। अगर किसी हाइट पे है ट्रेन, किसी हाइट पे है ट्रेन, और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, रोड और रेलवे का ट्रैक बिछाना, चाहे रोड बनाने का, हम क्या प्रिफर करेंगे कि जो जनरल ग्राउंड सरफेस का लेवल है उससे ऊपर रहे, ठीक है ना। ऊपर क्यों रहे, क्योंकि बारिश वारिश का पानी डायरेक्टली रोड पे ना आ जाए, पटरी पे ना आ जाए, ठीक है। तो हम चाहेंगे क्या कि नॉर्मल ग्राउंड सरफेस है, ये नॉर्मल ग्राउंड सरफेस है, इसके हम लोग क्या करें, किसी हाइट पे क्या करें कि ट्रेन का पटरी बनाए, ठीक है, चाहे रोड बनाए, कुछ भी हम लोग बनाए। तो चलिए ये बना तो दिए, ठीक है, हाइट पे हम बना दिए। तो आपसे बोला जाए कि आपने ये स्लोप दिया है, ठीक है ना, ये आपने स्लोप प्रोवाइड किया है, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, क्या ये स्लोप स्टेबल है, क्या ये स्लोप स्टेबल है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि भाई इस रोड पे कैसा लोड आ रहा है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि इस रोड पे कितना मैक्सिमम लोड आ सकता है, वो लोड आपको पता है कि कितना मैक्सिमम आ सकता है। फिर आपको ये सॉइल पता है कि आखिर ये किस टाइप का सॉइल है, ठीक है, ये सब चीज पता है आपको। तो उससे बेस्ड पे तो हम ये बोल रहे हैं कि ये स्लोप आपने दिया, क्यों आपने ये स्लोप दिया, हम तो ये बोल रहे हैं क्या कि उससे ज्यादा अच्छा है ये ऐसा स्लोप दे दीजिए, ठीक है ना। आप जो ये स्लोप दे रहे हैं उससे ज्यादा बेटर है ना कि और अच्छा स्लोप दे दीजिए, ये वाला स्लोप दे दीजिए, और ज्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का डिफिनीशन गलत हो जाएगा। क्या है सिविल इंजीनियरिंग का डिफिनीशन, कि आपको कम पैसे में तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट देना है ना, पैसा भी तो बचाना है, ठीक है। हमें पता है कि ये स्लोप बहुत ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, लेकिन हमें पैसा भी तो देखना है कि सेफ्टी भी होना चाहिए, पैसा भी बचे और मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो अगर हम उसके लिए क्या करना होगा कि हमें यह पता करना होगा कि ये थीटा स्टेबल है या ये थीटा स्टेबल है। तो कम से कम कौन ऐसा थीटा है, कम से कम कौन इतना थीटा है कि जो स्टेबल भी रहे और सेफ भी रहे। तो आपके पास ऐसा भी कोई स्लोप दे सकते थे, आप समझ रहे ना, थीटा 1 भी दे सकते थे, थीटा 2 दे सकते थे, थीटा 3 दे सकते थे। तो आपने थीटा 2 क्यों चुना, ठीक है। तो थीटा 2 इसलिए चुना क्योंकि ये स्लोप आपका स्टेबल है। अगर थीटा 2 से थोड़ा और उधर चले जाते थीटा 1 के तरफ तो ये फेल होने का चांस है, और थीटा 3 के तरफ अगर जाना चाहिएगा तो पैसा ज्यादा खर्च होने का चांस है, ठीक है। तो हमें बचाना है, तो उसके लिए हम थीटा 2 कौन बताया, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जब पढ़ेंगे तब आपको यहां पता चलेगा कि कौन सा ऐसा स्लोप स्टेबल है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। कहां पे अगर इसी स्लोप का स्टेबिलिटी में बीच में पानी आ गया, ऊपर तक पानी आ गया, नहीं तो पानी नहीं है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में। और यहां से हम लोग
ऐसा नहीं है कि एकदम कि θ2 आ गया तो हम लोग क्या कर दिए कि हमारा θ2 आ गया 30 डिग्री आप लोग सॉल्व मतलब ये बना सकते हैं तो 30 डिग्री बना दिए, नहीं, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पे कैलकुलेट करना होगा। बहुत ज्यादा आएगा क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बार बार आएगा इसका। तो ऐसा नहीं हो कि 30 डिग्री पे सॉल्व कर देंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम से कम 2 से लेकर के 2.5 तक, 2 to 2.5 तक हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, ठीक है ना, कि 2.5 गुना सेफ भी रहना है हमें। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हुए हम लोग स्टेबिलिटी का डिजाइन करेंगे, कौन सा स्लोप हमारा स्टेबल है। समझ में आया। और लास्ट है क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन इन सॉइल मैकेनिक्स, कि जो भी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं, इन सारे प्रोसेस में, इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा और क्या क्या मेन चीजें हैं, वो सारा इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आप लोग का न्यूमेरिकल कहां से आएगा, फर्स्ट ये सारे पे न्यूमेरिकल आएगा, कर्ट्स एंड एक्सकवेशन पे नहीं आएगा, सीट पाइल पे आएगा, रिटेनिंग वॉल और सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पे आएगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप बिल्कुल एक अलग कहानी है, इसका आप लोग को पूरा अच्छे से सॉल्व करना होगा। और ये तीनों जो है यहां से लेकर के 1 2 3 4 ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। 5 थोड़ा अलग है और 6 का इंस्ट्रूमेंटेशन है, थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाकी सब न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू डिटरमाइन अर्थ प्रेशर, ठीक है। और इससे पहले आप लोग एक बुक गोन थ्रू हो जाइएगा, केआर अरोड़ा, ठीक है। आप लोग जब सॉइल मैकेनिक्स 1 था तो उसमें आप लोग बुक लिए ही होंगे, अगर बुक नहीं लिए हैं तो आप लोग बुक रखिए। हम आपको बता रहे हैं बुक का एक बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत ज्यादा वो अच्छे लैंग्वेज में दे रखा है और इजीली वे में आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे बुक है, लेकिन ये बुक में क्या होता है कि सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक प्रेफर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट जो टॉपिक है क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू डिटरमाइन अर्थ प्रेशर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।